Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं लेकर देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें। आज के दिन यानी सोमवार के दिन हम आपसे खास बातचीत किया करते हैं। यदि आप पूछना चाहते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल तो हमसे अवश्य पूछिए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। हमसे सवाल पूछने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं कमल सक्सेना। Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal launches Pradhan Mantri scheme for formalization of micro food processing enterprises as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Union Minister of Steel Dharmendra Pradhan inaugurates continuous galvanized rebar production facility at Mandi Gobindgarh in Punjab. And equity benchmarks dropped more than 0.5% on selling amid mounting coronavirus cases and weak global cues. खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ में जस्ते की परत चढ़े गैल्वेनाइज्ड इस्पात कारखाने का उद्घाटन किया और घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज, प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से अधिक घाटे के साथ हुए बंद। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उपक्रमों के गठन के लिए प्रधानमंत्री योजना का शुभारंभ किया। ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। श्रीमती बादल ने इस अवसर पर कहा कि इस केंद्र प्रायोजित योजना से 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल तथा अर्धकुशल कामगारों को रोजगार मिलेगा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनने और स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के अनुरोध का हम सबों को पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक देशों की तुलना में नए देश भारत से खाद्य वस्तुओं के आयात पर विचार कर रहे हैं, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को पूरी क्षमता हासिल करने के लिए कार्य करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने यह भी कहा कि संभावित अवसर के रूप में रेडी टू ईट उत्पादों पर विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम जगत के समक्ष भारत के सुपर फूड की आवश्यकता पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने राज्यों को सलाह दी कि ऐसे सर्वाधिक लोकप्रिय और पौष्टिक स्थानीय आहार पर ध्यान दिया जाए, जिसकी विदेशों में बड़े रिटेलर ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर सकें। We have our first caller, Satish from Delhi. Satish, ask your question, please. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ
मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जैसे आजकल मंदा चल रहा है, लोग बाग मार्केट एक्सपर्ट बोलते रहते हैं कि भाई अभी तो भाई मंदा चल रहा है, अभी तो जब तेजी आएगी तब हालात सुधरेंगे। लेकिन जब भी किसी भी चीज में तेजी आती है, जैसे अभी गोल्ड में तेजी आई हुई है, तो वो आम आदमी की पहुंच से ना आगे हो जाता है। वो जैसे आज आम आदमी गोल्ड के बारे में सोच भी नहीं सकता। बाय द वे अगर प्रॉपर्टी में तेजी आ गई तो उसके भी रेट बहुत हाई हो जाएंगे, वहां भी महंगाई होने लगेगी। कि भाई जब भी जिस भी चीज में तेजी आती है तो वो महंगाई को बढ़ावा देती है। तो इस तरह की तेजी देश हित में कैसे हो सकती है मैडम, ये थोड़ा बताइएगा। धन्यवाद जी। जी, जब भी इन्फ्लेशन होता है या महंगाई होती है, उसका एक कुछ प्रतिशत दर जो 4% से 6% के बीच में होता है, हमारी जैसे देश के लिए जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव देता है कि वो और प्रोड्यूस करें, और जैसे उन्हें इंसेंटिव मिलता है वैसे ही कंज्यूमर्स के सिग्नल्स लेकर के वो और प्रोड्यूस करते हैं। मंदी का मतलब होता है कि जो है आउटपुट की डिमांड कम होती जा रही है और आउटपुट उतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा। इसलिए ये बेहतर होता है कि प्रोड्यूसर्स के पास सिग्नल हो कि वो और प्रोड्यूस करें और इकोनॉमी का जो ओवरऑल आउटपुट है उसे बढ़ाएं। मुजाहिर खान फ्रॉम मुंबई। मुजाहिर जी सवाल पूछ लें। हाँ जी, यामिनी जी से मेरा सवाल, सबको प्यार भरा नमस्कार। और यामिनी जी, मेरा सवाल यह है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की चक्कर में हैं और हम चलाना ही चाहेंगे, लेकिन ये अगर डीजल और पेट्रोल के भाव क्यों इस तरह बढ़ रहे हैं कि हर दिन 22 दिन से बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि आत्मनिर्भर बनाने में हमें कितनी दिक्कत हो जाएगी। अगर ये तमाम मटेरियल चीजें हों, फिर हम चाइना के सामान का भी मुकाबला कर सकते हैं, हमारी छोटी छोटी कंपनी भी अच्छा माल बना के पेश कर सकती है। मगर सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट को हमारी डीजल और पेट्रोल का भाव तो कम करने चाहिए। जी, डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय संसार भर में काफी लो लेवल पे पहुंच गई थी, जिसकी वजह से अगर आपने देखा हो तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम हुई थी। पर लगातार 20 दिन से जो है आप प्राइसेस में वृद्धि देख रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक थोड़ी बहुत डिमांड नजर आई है और प्राइस में एक ओवरऑल डेवलपमेंट भी आई है नजर, जो एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि इकोनॉमीज रिकवर कर रही हैं, इसलिए इनकी प्राइसेस को कंसिडर किया जाता है या इनकी डिमांड को कंसिडर किया जाता है एक अच्छा इंडिकेटर जिसमें रिकवरी नजर आए। टैक्सेस क्योंकि बढ़ा दिए गए थे, इसलिए जो है डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस अब ज्यादा हो गई हैं, पर अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा लेवल पे अगर पहुंचे तो वो इकोनॉमी को नुकसान करती हैं। जिस पर्टिकुलर लेवल पे है और इन्फ्लेशन रेट को सस्टेन कर रही हैं, उस लेवल पे उनका हार्म जो करना है वो थोड़ा कम ही रहेगा। हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर आ जुड़े हैं रत्नाकर। रत्नाकर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। हेलो मैम। हेलो। व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन मेडिकल सर्विसेज बाय अ डॉक्टर इन अ क्लिनिक और hospital or healthcare services? I would not know the GST rate for a medical service. I do know the slabs that are there, which are 5%, 12%, 18%, and 28%. I can check and let you know in the next program as to what are the rates for the medical services. I think services in general are rated at 18%, but I have to check. So I do not have an idea. I will have to check and then let you know in the next program. Moving on, in next news, Union Minister of Steel Dharmendra Pradhan today inaugurated continuous galvanized rebar production facility at Mandi Gobindgarh in Punjab. Speaking on the occasion, Mr. Pradhan said, steel in general and galvanized steel in particular is a material of strength which is environment friendly and cost effective. He said, with our focus on larger scale expansion in infrastructure sectors and driving steel intensity, the demand for galvanized steel is set to rise. The facility inaugurated today is a step in the right direction towards making of an Atmanirbhar Bharat. Mr. Pradhan also talked about several steps being taken by the ministry, including setting up of steel clusters, steel scrap policy, and steps taken to ensure raw material security to make the sector more vibrant and self-reliant. आइए चलें ओडिशा। हमारे साथ फोन लाइन पर हैं विजय। विजय जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। सवाल पूछिए। सर, गुड इवनिंग।
अच्छा सर, मेरा बजट रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, 2 टर्म है। एक तो मोनेटाइजिंग द डेफिसिट और दूसरा फिस्कल कंसोलिडेशन एंड फिस्कल स्टिमुलस, दोनों सेम चीज है क्या? थैंक यू। जी, फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपके रेवेन्यूज मीट करें और कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो आपके फिस्कल डेफिसिट्स हैं उनको मार्केट बोरोइंग के थ्रू आप कंसोलिडेट करें। पर मोर ओवर रेवेन्यूज में बॉयंसी ऑब्टेन करके एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करना माना जाता है एक फिस्कल कंसोलिडेशन का तरीका। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है जब आपकी गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसीज लाती हैं जिसके तहत पर्टिकुलर सेक्टर्स में या लोगों के पास पैसा पहुंचता है और जिसको वो स्पेंड कर सकते हैं। और आपने जहां तक बात की मोनेटाइजेशन की, मोनेटाइजेशन कहते हैं जब प्रिंटिंग ऑफ मनी टेक प्लेस करता है फिस्कल डेफिसिट्स को सपोर्ट करने के लिए। आइए चलें बागपत, वहां से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं अमरजीत। अमरजीत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी, आप अमरजीत जुड़ चुके हैं हमारे साथ, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल आपसे ये है, जो गवर्नमेंट अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे बीपीसीएल है, अभी एयर इंडिया है, जितने भी कंपनीज हैं जो ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, इन सब में अपना स्टेक बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास में अदर देन डायरेक्ट टैक्सेस ये रेवेन्यू का एक सोर्स था। अभी ये सारी चीजें चली जाएंगी, ये तो गवर्नमेंट का अभी रेवेन्यू हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट रेवेन्यू लूज करेगा बैडली। इससे आपका क्या कमेंट है? जी, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1990 के अंदर जो हमने रिफॉर्म्स लिए थे उसके तहत डिसइन्वेस्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म माना जा रहा था, जहां पे गवर्नमेंट्स अपनी एक्सपेंडिचर्स फाइनेंस करेंगी बाय डिसइन्वेस्टिंग इन दीज पर्टिकुलर कंपनीज, जिसके तहत उन्हें कैपिटल रिसीट्स होंगी और वो अपने फिस्कल डेफिसिट्स को कम कर पाएंगी। माना जाता है कि बहुत सारे पीएसयूज के अंदर जो डिविडेंड्स पे करते हैं उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, पर क्योंकि बहुत सारे पीएसयूज में लॉसेस होते हैं और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर पाती और उनकी इनएफिशिएंसीज को कंटिन्यू रखती है, तो उनकी एक्सपेंडिचर्स को सपोर्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट के पास फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कम करना चाहिए बाय अलाउइंग प्राइवेट प्लेयर्स टू इन्वेस्ट इन देम। ओवरऑल स्ट्रैटेजी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को यूटिलाइज करके और टैक्सेस को मिनिमाइज करके और ओवरऑल आउटपुट को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है। आदित्य फ्रॉम ठाणे। आदित्य, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस, मेरा सवाल ये है कि अगर हम लोग चाइनीज कंपनीज द्वारा किए गए सभी माध्यमों से इन्वेस्टमेंट्स को इनवैलिड ठहरा करके उनकी कंपनीज को के द्वारा हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में जो इम्पोर्ट होता है उसको रोककर उनकी कंपनीज को हमारे मार्केट से डिलिस्ट कर दें, तो क्या इससे सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल डैमेज किसको होगा? उनको होगा कि हमें होगा? जी, पहली बात तो हम किसी भी कंपनीज को ऐसे ना तो डीलिस्ट कर सकते हैं ना रोक सकते हैं। कुछ एफडीआई के नॉर्म्स में चेंजेस किए गए थे ताकि जो लॉकडाउन हुआ है और कोविड का असर हुआ है उसकी वजह से जो शेयर प्राइसेस गिरे हैं उसका इस्तेमाल करते हुए चाइनीज कंपनीज जो हैं इंडियन कंपनीज के अंदर स्टेक्स ना खरीद लें। हेलो। तो कोशिश की गई है कि चाइनीज कंपनीज के जो इन्वेस्टमेंट है उन्हें ज्यादातर मेंटेन किया जाए या जो है इस समय के पीरियड में बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के पार्ट हैं। हम इन्वेस्टमेंट्स रोक नहीं सकते और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमने पार्शियली अलाउ कर रखी है। हमारे साथ कई श्रोता फोन लाइन पर हैं, आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक खबर के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। बैंकिंग और आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयरों की बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार आज घाटे के साथ बंद हुए और प्रमुख सूचकांकों में 0.5% से अधिक की गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 210 अंक यानी 0.6% घटकर 34,962 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 71 अंक यानी 0.68% घटकर 10,312 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.39% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.23% नुकसान में रहे। At the stock markets, equity benchmarks today dropped more than 0.5% on selling, mainly in banking and IT stocks, as mounting coronavirus cases kept investors globally on edge.
After plunging 509 points during the day, the 30-share BSE index pared some losses to end 210 points or 0.6% lower at 34,962. Likewise, the Nifty settled 71 points or 0.7% down at 10,312. Broader indices at the BSE also logged losses. Mid-cap depreciated 1.4% while small-cap lost 1.2%. हमारे साथ कई श्रोता हैं। हम आग्रह करेंगे अपने सभी श्रोताओं से कि कुछ पल लाइन पर बने रहें। एक विराम के बाद हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। Welcome back to the program and continuing with the detailed Sensex story. Axis Bank was the top loser in the Sensex pack, dropping around 5%, followed by Tech Mahindra, SBI, L&T, IndusInd Bank, Infosys and NTPC. But HDFC Bank, HUL, Kotak Bank and Bharti Airtel were among the gainers. Experts said markets opened on a negative note, tracking subdued trades in Asian markets amid rise in global coronavirus cases and concerns that a surge in cases could impact the reopening of economies. During the afternoon session, the market recovered marginally but failed to sustain the gains. Traders said geopolitical tensions like India-China border issue and US-China trade tiff also kept participants on edge. हमारे साथ काफी धैर्य के साथ देर से बने हुए हैं फोन लाइन पर नोएडा से एससी जैन। जैन साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ऐसी कंपनियों का है जो हमारे देश में 20 साल 30 साल से काम कर रही हैं, अपना पैसा शुरू में लगाया और इसके बाद हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, गवर्नमेंट को टैक्स दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल बाटा शू कंपनी। तो जब हम वोकल फॉर लोकल कहते हैं तो ऐसी कंपनियां भी लोकल में आती हैं या क्या डिफरेंट व्यू है? हाँ जी, ये कंपनीज जो भी इंडियन कंपनीज हैं और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सब इसी में आते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने काफी नाम बनाया है, वो सब इसी का पार्ट करती हैं। यामिनी जी, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। शेयर बाजार में आज हल्का सा, यानी हम कह रहे हैं कि गिरावट देख रहे हैं, किन अर्थों में ले रही हैं आज के कारोबार को? जी देखिए, रिकवरी ज्यादातर तब आती है जब पॉजिटिव न्यूज आती है। अगर जो पॉजिटिव न्यूज है वो इंटरैक्ट करती है स्टॉक मार्केट्स के साथ तो हम एक रिकवरी का एंड देखते हैं। पर जहां तक इंटरनेशनल एजेंसीज ने अनुमान लगाया है, वो कहा है कि 4.5% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन होगा इंडिया की इकोनॉमी में और ग्रोथ एस्टिमेट्स लोअर एंड पे रहेंगे। ये भी कहा गया है कि जो कोविड के नंबर अगर आप देखें तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उन पे कुछ हद तक कंट्रोल नहीं आ पा रहा है, पर काफी हद तक हेल्थ केयर सर्विसेज टेक केयर कर पा रही हैं जो नंबर्स में वृद्धि हो रही है, क्योंकि रिकवरी रेट्स इंप्रूव कर गए हैं। इंडिया का और चाइना के बॉर्डर इश्यूज भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अनसर्टेनिटी इंडिया और चाइना के इंडिया के अंदर रहती है उससे एफआईआई फ्लोज के ऊपर असर पड़ता है। चाइना का जो एक तो वायरस इशू को लेकर के और एक ट्रेड वॉर को लेकर के चाइना एक ऐसी इकोनॉमी बन गई है जहां पे एफआईआई इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पर क्योंकि अभी सिचुएशन काफी अनसर्टेन है इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज को लेकर के, इसलिए अभी बहुत ज्यादा एफआईआई का फ्लो हम नहीं देख रहे, इसलिए मार्केट थोड़ी लो लेवल पर है। पर जैसे जैसे इम्प्रूव होगी सिचुएशन बॉर्डर इश्यूज की और इंडिया अपनी ग्रोथ प्रोग्रेस पे वापस जाएगा, हम मार्केट्स में रिकवरीज देखेंगे। मार्केट्स एक पॉजिटिव साइन पर है। अगर आप देखें तो इंक्रीज हमने देखा है देन द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन व्हिच वाज देयर। आइए चलें मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं रत्नाकर जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी, मेरा सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट कंपनी एयर इंडिया है,
वो अभी फायदेमंद है और उसका कुछ आईपीओ आने के चांसेस है क्या? तो दूसरा मेरा सवाल था कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सीमेंट इंडस्ट्री को आने वाले समय में कैसा ये रहेगा, उसके शेयर कैसे? जी, आपका पहला सवाल एयर इंडिया से लेकर के है। एयर इंडिया के अंदर जहां तक जा रहा है वो विनिवेश हो रहा है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसके अंदर जो उनके डेट्स है वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को ट्रांसफर किए जाएंगे और जो उनकी वैल्यू बैठेगी वो प्राइवेट प्लेयर्स के बिडिंग के थ्रू उनको ऑफर की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट्स के थ्रू कैपिटल रिसीट्स हो। आईपीओस की बात अभी कोई स्पेसिफिक है नहीं, और जहां तक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात है, एयर इंडिया के जो अभी प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर काफी बर्डन है उसके एक्सपेंसेस को लेकर के, इसलिए कोशिश की जा रही है कि उसका डिसइन्वेस्टमेंट करके उसे वापस एफिशिएंट बनाया जा सके। आपका दूसरा सवाल था सीमेंट को लेकर के। जो सीमेंट कंपनीज हैं वो जैसे ही लॉकडाउन ओवर होगा या लॉकडाउन का जो असर है वो खत्म होगा और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वापस रिज्यूम करेंगी, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट मार्केट्स के अंदर, तो वहां पे फिर हम सीमेंट सेक्टर का इम्प्रूवमेंट अगेन देखेंगे। बट अभी वो थोड़ा स्लो ग्रोथ पर है, क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं या जिनके अंदर सेल्स दिख रही हैं वो एफएमसीजी से रिलेटेड है। आइए खबरों को विस्तार दें। चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले ध्यान दें एशियाई शेयर बाजार पर, जहां आज कुल मिलाकर बिकवाली तेज रही है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.3% घाटे में रहा। सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 1.2% लुढ़क गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% नुकसान के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.9% नीचे आ गया। हांगकांग के हेंगसेंग में 0.5% की गिरावट आई। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक मिलाजुला रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और जर्मनी का डैक्स दोनों सूचकांक 0.2% नीचे चल रहे थे, जबकि फ्रांस का कैक 40 0.1% के आसपास ऊपर चल रहा था। And coming back home, at the forex market, the rupee today settled 7 paise higher at 75 rupees and 58 paise against the US dollar, supported by weak American currency and easing crude prices, even as the equity market was trading in the negative territory. Forex traders said weak domestic equities, foreign fund outflows, and rising COVID-19 cases weighed on investor sentiments. However, the weak American dollar supported the local unit and restricted the decline. ये चलें गाजियाबाद से हमारे साथ हैं फोन लाइन पर गौरव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। सवाल पूछिए। नमस्ते मार्केट माता टीम, नमस्ते यामिनी जी। मेरा सवाल है अबाउट ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर पूछना था मेरे को। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जो शुरुआत पहले आते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड so that people can invest in the money in this, and at least 8-9% can be earned for people who are not having any good income from FDs or otherwise. आजकल ये नहीं आते, ऐसा क्यों है मैडम? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में गवर्नमेंट ले आएगी तो लोगों को फायदा होगा और 9% तो कम से कम 8% तो मिल ही जाएगा श्योर्ड इनकम। ये पूछना था जी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अदर रेवेन्यूज खुल गए हैं फॉर रेजिंग फंड्स, और मार्केट बोरोइंग्स एट द मोमेंट कम रेट पे हो रही हैं, तो इसलिए हायर रेट्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स नहीं लाए जा रहे। अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं गवर्नमेंट की जहां पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही होती, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बॉन्ड्स को लाते हैं और उनको फिर इन्वेस्ट करते हैं उन पर्टिकुलर लॉन्ग टर्म पीरियड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। पीपीपी मॉडल के थ्रू या बाकी जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स के थ्रू है उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, इसलिए ये बॉन्ड्स अभी नहीं लाए गए हैं। Ashok from Modi Nagar is waiting on phone line. Ashok, ask your question, please. हेलो, आप हमसे जुड़ चुके हैं अशोक मेरे जी। दो सवाल है जी। कि पहला तो मेटल सेक्टर से रिलेटेड है, मेटल, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कार्मी को जो लोगों का हमारा क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है वो वापस ही नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम से हो गए।
आप खारजी पे लिखिए अगर वो आपके क्रेडिट बैलेंस को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर आपके ब्रोकर्स हैं उनको, या उनके कस्टमर केयर पे कंप्लेंट करिए, रिटन कंप्लेंट करिए उनके स्पेसिफिक मैनेजर्स पे, और फिर उनसे तफ्तीश कीजिए उसके बारे में। जो आपका पहला सवाल था मेटल सेक्टर का, मेटल सेक्टर ने पिछले कुछ सालों में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और कुछ स्पेसिफिक मेटल्स हैं जिनके अंदर रिटर्न्स काफी अच्छे रहे हैं और प्राइसेस हायर गई हैं और स्टेबलाइज रही हैं। अगर आप उनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। Moving on to more news, Union Minister Dharmendra Pradhan today said world economy as well as Indian economy is going through a challenging time. Talking to media, the minister said due to COVID-19 pandemic, energy industry is going through a tough time. He said demand for petrol went down by 70 to 80% in April-May month in the country, which directly impacted economy. The minister said that now the demand is picking up again. He said no one can predict oil prices, but they have estimated that as prices in international market stabilize, prices in India will also stabilize. And in more news about oil, crude oil prices today steadied, supported by improving economic data, but held in check by sharp spikes in new coronavirus infections around the world that have forced some countries to impose partial lockdowns. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $41.10 per barrel, while US crude prices were at $38.60 per barrel. आइए चलें कोलकाता से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं राहुल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम। जी हाँ, मेरे दो सवाल थे। पूछे पहले ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 को G10 और G11 में कन्वर्ट करने की बात कही थी, इनमें भारत को भी शामिल करने की बात कही गई थी। इससे इंडिया को क्या लॉन्ग टर्म में फायदा होगा? और दूसरा, ऑडिटर इन दिस कोविड-19 सिचुएशन में क्या अपने रोल प्ले कर सकते हैं? जी, आपका पहला सवाल है कि G7 से G10 में आने में अगर इंडिया को लाया जाता है तो इंडिया का एक एसोसिएशन बढ़ता है और एक से बढ़ती है इंटरनेशनल इश्यूज को रिलेटेड लेकर के, क्योंकि G7 एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर बातचीत करते हैं और एक सहमति बनाते हैं कि वो किस डायरेक्शन में उसको लेके जाएंगे। तो इंडिया का उसमें आना एक प्रेस्टीज इशू भी है और एक अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी वॉइस रखना भी होगा। उससे फायदा ये भी होगा कि बाकी के देश इंडिया की तरफ एक बेहतर नजरिया रखेंगे, चाहे वो रेटिंग्स को लेकर के हो या इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के हो या और अंतर्राष्ट्रीय इश्यूज को लेकर के हो। आपका दूसरा सवाल जो था लॉकडाउन में ऑडिटर्स का क्या रोल रहेगा? लॉकडाउन जो अनलॉक हुआ है उसमें ऑडिटर्स ने वापस अपनी पोजीशंस को रिज्यूम किया है और जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट्स लिमिटेड कैपेसिटीज के अंदर, और जहां पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है ऑडिटेड स्टेटमेंट्स को देने की, वहां पे उन्होंने with particular statements specifying that they've been able to check these particular items and let's say for example inventories have not been checked, and a particular set of items they could not check has been already mentioned by them, so they are giving बहुत संक्षेप में यामिनी जी, सॉरी बहुत संक्षेप में, समय हमारे पास अब बहुत कम रह रहा है। हाँ जी, हम चले सराफा बाजार। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 26 रुपए कम हुआ, 49,245 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी बिना किसी उतार चढ़ाव के पूर्व स्तर 49,461 रुपए पर प्रति किलोग्राम पर टिकी रही। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से यामिनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Food Processing Minister Harsimrat Kaur Badal launches Pradhan Mantri scheme for formalization of micro food processing enterprises as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan.
Union Minister of Steel Dharmendra Pradhan inaugurates continuous galvanized rebar production facility at Mandi Gobindgarh in Punjab, and equity benchmarks drop more than 0.5% on selling amid mounting coronavirus cases and weak global cues. And that's it in this edition of Market Mantra. Thank you for being with us. Namaskar.